Hello friends, welcome to my channel EduCares 2020। So in this video हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपके कॉन्सेप्ट, इसका स्कोप, नेचर सब कुछ बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का नाम सुनते ही आपको इसके बारे में क्या क्या पता है, ये चीज़ ज़रूर उठती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो ज्योग्राफी है एनवायरमेंटल, ये ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का ही एक हिस्सा है। इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द स्पेटियल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड द सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए, मैंने अपने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था ज्योग्राफी क्या है, इसकी ब्रांचेस, इसके सब्जेक्ट्स, इसके डिविजन्स किस तरह से हो रखे हैं। अगर आपने मेरा ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके प्लीज़ उस वाले वीडियो को देख लीजिए, दैन इस वीडियो को देखिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँ। चलिए वापस से हमारे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के टॉपिक पे आते हैं। एनवायरमेंट ज्योग्राफी क्या है, दो सब्जेक्ट के रिलेशन को बताती है। मैंने क्या बताया था, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन्स और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। सो इन सिंपल वे में मैं कह सकती हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस फिजिकल ज्योग्राफी इक्वल्स टू एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। आई होप अब आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म एनवायरमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन मीन्स टू सराउंड। एनवायरमेंट वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एनवायरन, विच मीन्स टू सराउंड। टू सराउंड मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें जो हमें दिख रही है, जो हमारे सराउंडिंग्स में है, वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल एयर हो गया, वाटर, माउंटेन, लैंड, सन, मून, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, एनवायरनमेंट के अंदर। इट रिफर्स टू बोथ अबायोटिक फिजिकल और नॉन लिविंग एंड बायोटिक लिविंग एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। अबायोटिक जो नॉन लिविंग है, बायोटिक जो लिविंग है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और अबायोटिक में एयर, वाटर, विंड, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़। थर्ड पॉइंट है हमारा, एनवायरमेंट रेगुलेट्स द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट मोर विगोरसली दैन अदर लिविंग बींग्स। एनवायरनमेंट से ही हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है और हम लिविंग बींग्स मोस्टली ऑक्सीजन और वाटर जो है हमारे लिए इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, शायद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हमारी जो लाइफ है वो एनवायरनमेंट से ही रेगुलेट होती है। और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन्स होते हैं, हम जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नेचर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ऑर्डिनरीली एनवायरनमेंट रिफर्स टू द मटेरियल्स एंड फोर्सेस दैट सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम इसके बेसिस पर, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से हमें मटेरियल्स और फोर्सेस जो हमारे आसपास से मिलती है, उसे हम एनवायरनमेंट का पार्ट मानते हैं। मटेरियल जैसे रिसोर्सेज हो जाते हैं, फोर्सेस क्या होती है, एयर, वाटर है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सन है, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल्स एंड फोर्सेस जो हैं वो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी के बाद चलिए अब हम इसे फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। मैंने क्या बोला, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंदर बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इन्वॉल्व होती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, क्वाटरनरी, क्लाइमेटोलॉजी होती है। उसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें होती है। और ये जब दोनों मिक्स हो जाती है तो ये दोनों मिलके क्या बनाती है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। सो आफ्टर द सिंपल डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, अब हम इसके स्कोप को डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत बड़ा है। सो हम इसे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और सिंपल वे में बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टडी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट।
एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की पढ़ाई करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं? लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स, सॉइल्स, फ्लोरा एंड फौना जिसे हम प्लांट्स एंड वेजिटेशन और एनिमल्स कह सकते हैं। दैन इकोसिस्टम्स एंड बायोमास। इकोसिस्टम क्या होता है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर। सेकेंड स्कोप है ह्यूमन एनवायरमेंट इंट्रैक्शन। ह्यूमन्स और एनवायरमेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन होता है, वो भी हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? हाउ ह्यूमन्स यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन्स जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स के लिए एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? पेट्रोल का यूज़ व्हीकल्स के अंदर करते हैं, कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ट्रेन चलाते थे पहले, तो ये सारी चीज़ें हैं। दैन सेकेंड पॉइंट है लैंड यूज़ पैटर्न्स। लैंड का कैसे यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं हम ताकि मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा डेवलप कर सके, तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन में पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन। ये जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा जो है जंगल कट जाते हैं, पेड़ों में जो है वो शॉर्टेज आ जाती हैं, लैंड जो है वो बैरन हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन भी यही होता है कि जितने भी पेड़ पौधे वो कट जाते हैं, जो एक एरिया होता है उसके अंदर जो प्लांट्स है, वेजिटेशन है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। सॉइल इरोजन मतलब जब मिट्टी बह के कहीं दूसरी जगह चली जाती है तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये इसके इम्पैक्ट हो गए। थर्ड पॉइंट है हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है कैसे? जब हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? जब टेम्परेचर जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी मैंने एक पूरा सा वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं, आपको उसमें अच्छे से बायोडाइवर्सिटी समझ में आ जाएगा। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दैन वेस्ट मैनेजमेंट। जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा लैंड यूटिलाइज होगा, नेचुरल रिसोर्सेज हम एक्सेसिव वे में स्टोर करेंगे, उनका यूज़ करेंगे, तो उससे वेस्ट भी क्रिएट होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बनाइजेशन वेस्ट, सारी चीज़ों का वेस्ट भी बनेगा। उस वेस्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बचाव करना ताकि वो एक्सटेंट ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का इस तरह से यूज़ करना कि वो प्रेजेंट में जो भी नीड है उसे फुलफ़िल करे और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो चीज़ बची रहे, सेफ़ रहे, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी वापस से रीस्टोर हो सकती है, जैसे हम एयर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वाटर, एयर का यूज़ करते हैं, वो रीन्यूएबल एनर्जी में आती है। सोलर एनर्जी भी रीन्यूएबल एनर्जी में आती है। दैन है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हो सकता है हम जो अभी प्रेजेंट में नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन उसे देख भी ना पाएँ। फोर्थ है एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड लॉज हमें बनाने चाहिए, किसके लिए? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए और कंजर्वेशन के लिए। ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, उसके ऊपर पॉलिसीज़ एंड लॉज बनाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एनवायरमेंट। सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरमेंट के ऊपर? देखिए, कल्चरल लैंडस्केप, एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सोसाइटी का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, बिकॉज जो कल्चरल लैंडस्केप्स होते हैं, जो कल्चर होता है, हर एक कल्चर कम्युनिटी डिफरेंट तरह की होती है, और वो जैसे मान लीजिए ट्राइबल्स हैं, तो ST SC उनका जो कबीला होता है ट्राइबल्स का, वो पर्टिकुलर एक लैंड एरिया पे होता है,
ज़्यादातर वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। सेकंड, एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें एनवायरमेंट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो कि हम अभी प्रेजेंट में इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमें अभी पता नहीं चल रहा है, बट हमारे लिए एनवायरमेंट को सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ग्लोबल प्रॉब्लम है वो भी हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड ही है, इसीलिए हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अवेयरनेस करनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, एजुकेशन भी देनी चाहिए। 6 पॉइंट है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स। अभी जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप हो रही है। सो टेक्निक्स का यूज़ भी हमें करना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। रिमोट सेंसिंग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा। रिमोट सेंसिंग में हम एग्जांपल के लिए सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, वो भी डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस से सैटेलाइट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वहाँ का क्लाइमेट, वेदर कैसा है, क्या तूफ़ान वगैरह आ सकते, तो ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेटिव सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, हमें डाटा मिलता है, उस डाटा के बेसिस पर हम मैपिंग करते हैं, वहाँ के एरिया का जितना भी डाटा है उसे कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। थर्ड पॉइंट है हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। इसका मतलब है दैट कोई भी जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट को एनालाइज करना। तो ये जो सारी चीज़ें वो हम EIA के थ्रू करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई शुड स्टडी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इन एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, किस तरह से एनवायरमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर को हमने कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ये सारी चीज़ें हमें समझने में मदद करता है कौन, एनवायरमेंटल साइंस। सेकेंड पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड द स्पैटियल पैटर्न्स एंड स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा स्पैटियल पैटर्न एंड रिलेशनशिप और डेवलपमेंट और सेटलमेंट होता है। स्पैटियल पैटर्न्स पे हम सेटलमेंट्स पढ़ते हैं कि किस तरह से डिस्पर्स सेटलमेंट होता है, पास पास में रहते हैं लोग, कई जगह दूर दूर भी रहते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पर, लैंड के बेसिस पर। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने को और समझने को मिलती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा लोकेशनल एनालिसिस, रीजनल एनालिसिस एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़। लोकेशन के बारे में हमें पता चलता है कि कौन सी लोकेशन पे कैसे मिनरल्स है, किस तरह के लोग रहते हैं, उनका कलर कैसा है, उनकी स्किन कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें समझने में हेल्पफुल रहती हैं। फिर रीजनल एनालिसिस करते हैं हम, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसी के बेसिस पर उनकी एक्टिविटीज़ हैं। ये सब इकोलॉजिकल स्टडीज़ भी हम करते हैं कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी है, उनका एनवायरनमेंट जो इकोलॉजी हम जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड द मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को समझने में भी मदद करता है, जो अभी हमने रिसेंटली स्कोप के अंदर डिस्कस किया था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फाइंड सॉल्यूशंस टू मैनेज इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए भी स्टडी करना ज़रूरी है। सिक्स पॉइंट है हमारा मेक पीपल अवेयर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। लोगों को अवेयर करना कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को हम सेफ रख सकें। सेवन्थ पॉइंट है हमारा प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का हमें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक्सटेंट ना हो, उनका सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज करना चाहिए। दैन लास्ट पॉइंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायो वैरायटी कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अभी रिसेंटली हमने स्कोप के अंदर डिस्कस किया है। बायो वैरायटी कंजर्वेशन वही है जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनका कंजर्वेशन, उनका बचाव हमें करना चाहिए। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।